Best Hindi Stories 3.0 एक नाव में सवार व्यक्ति पतवार खेता हुआ झंझटों और संकटों से जूझता हुआ यदि कोई भयानक दुर्घटना न हो तो अंततः किनारे पर पहुंच ही जाता है। यह बात एकदम सत्य है। मगर उसका क्या जो दो नाव में सवार हो। कहीं ना कभी उसके जीवन का संतुलन बिगड़ना तो तय है। वह कभी एक नाव को संभालता है तो कभी दूसरी को। इसी कश्मकश में कभी न कभी धोखा तो लगता है और संतुलन भी बिगड़ जाता है। नावें तो बह जाती हैं, लेकिन ऐसे आदमी को किनारा भी नहीं मिलता। उसकी नियति पानी में डूब जाना है, ना कि बचना। राम प्रसाद कोई बहुत बड़ा नहीं तो छोटा आदमी भी नहीं था। उसका काम बहुत बढ़िया नहीं तो खराब भी नहीं कहा जा सकता था। कभी कभार दोस्तों की महफिल जमती तो दो दो पैग भी लगा लेता था। मन हुआ तो सिगरेट के कश भी लगा लेता, लेकिन मीट मच्छी से तो दूर ही रहता था। वह मनमौजी, अपने काम की परवाह करने वाला, अपने परिवार की चिंता करने वाला, दो बेटियों का अच्छा पिता है। एक छोटे से गिफ्ट सेंटर, सलोनी गिफ्ट सेंटर जो नाम है, उसका अच्छा मालिक और संचालक है। अपनी पत्नी देवयानी का खूब ख्याल रखने वाला पति भी है। इससे अच्छा एक आम आदमी और क्या ही हो सकता है। एक भारतीय नारी की तरह देवयानी घर को संभालती थी। घर का सारा काम वह खुद ही करती थी। राम प्रसाद ने कई बार कहा, सुनो देवयानी, तुम घर का सारा काम करते करते थक जाती होगी ना, कोई झाड़ू पोछा करने वाली लगा लें क्या? नहीं नहीं, आप जब तक मैं इन हाथ पैरों में जान है, मैं काम वाली को पैसे नहीं देने वाली हूँ, चाहे मुझे खुद ही काम करना पड़े। तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हो तो मुझे ही काम वाली समझकर दे दिया करो। देवयानी, कैसी बातें कर रही हो? तुम घर की मालकिन हो, तुम्हें काम वाली क्यों समझ लूँगा भला? कैसी बात करती हो? ऐसी बातें कभी मुंह से गलती से भी आगे मत निकालना। अच्छा गलती हो गई बाबा, क्षमा कर दो देवता जी। मैंने तो बस 4 पैसे बचाने की सोचकर यह बात कह दी थी। राम प्रसाद छोटी सीढ़ी लगाकर छत से लगी शेल्फ से कुछ और गिफ्ट के पैकेट उतारकर उस महिला को दिखाने लगा। वह महिला गिफ्ट देख रही थी और राम प्रसाद उस महिला के आकर्षक चेहरे को। वह महिला राम प्रसाद की इस कमजोरी को ताड़ गई। उसने एक गिफ्ट तो पसंद कर लिया, क्या कीमत है इसकी? उस महिला ने बेवजह मुस्कुराते हुए पूछा, तो राम प्रसाद तो जैसे उसकी मुस्कान पर मोहित ही हो गया हो। उसने भी उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो इसकी कीमत 1500 रुपये है, लेकिन आपके लिए मात्र 1400 रुपये का है ये। अपने नैनों से वार करते हुए उस महिला ने मादक अंदाज में कहा, ऐसी मेहरबानी क्यों जनाब, और मैं तो इसके 1200 रुपये से ज़्यादा देने वाली भी नहीं। अरे मैडम, आप फ्री में ले जाइए, पैसे की क्या बात है, सब आपका ही तो है। राम प्रसाद ने उस महिला के सामने लगभग सब कुछ समर्पण करते हुए कहा था। कुदरत ने महिलाओं का दिल और दिमाग ऐसा ही बनाया है कि वे मर्द की महिलाओं के प्रति इश्क की कमजोरी को बहुत ही सरलता से ताड़ लेती है। वह महिला जान गई कि राम प्रसाद फिसल रहा है। उसने अपने गुलाबी पर्स में से 1200 रुपये निकाले और काउंटर पर रख दिए। बस यही देती है। वह शादीशुदा थी, उसकी गलती थी। उस महिला शादीशुदा थी। उसका पति बैंक में क्लर्क था। उसकी बेटी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, जबकि बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता था।
अरुणा को यह विश्वास नहीं था कि राम प्रसाद इश्क के दरिया में इतनी जल्दी फिसल जाएगा। वह इस क्षेत्र की माहिर खिलाड़ी थी। उसने परिवार वाले मर्दों को कम ही और मुश्किल से ही इश्क के दरिया में फिसलते में देखा था। आवाज़, अनाड़ी और लफंगे नवयुवक तो एक ही इशारे में इश्क के दरिया में तो छलांग लगाने को तैयार हो जाते थे, लेकिन इन अनाड़ियों से संबंध बनाने में हमेशा तो खतरा ही रहता है। एक तो ये अपनी मित्र मंडली में सारी बात खोल देते हैं, जिससे दिमाग बदनामी का डर हमेशा बना रहता है। दूसरे, इनमें उतावलापन भी ज़्यादा रहता है ना। इनसे बदले में कुछ ज़्यादा भी नहीं तो परिवार वाला शादीशुदा आदमी अपने इश्क का ढिंढोरा तो नहीं पीटता, चुप रहता है। उसे खुद भी अपनी बदनामी का जो डर रहता है और पोर खोलने पर परिवार के टूटने का भी। इसीलिए वह संयम से काम लेता है, उतावलेपन से नहीं। उसने गिफ्ट लेने और शॉपिंग के बहाने कमाई भी अच्छी हो जाती है। यही सब सोचकर अरुणा ने जल्द ही राम प्रसाद से जिस्मानी संबंध बना लिए। उसने गिफ्ट आदि के नाम पर राम प्रसाद से ही उगाही भी शुरू कर दी थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मर्दों से उगाही कैसे की जाती है। कभी राम प्रसाद ने उसके चुंगल से निकलने की कोशिश की तो अरुणा ने उसे भावात्मक रूप से ब्लैकमेल करके संबंधों को और प्रगाढ़ यानी घनिष्ठ बना दिया। राम प्रसाद, मैंने तुम्हारे इश्क में अंधी होकर अपना सब कुछ लुटा दिया, अपनी इज्जत आबरू सब तुम्हें सौंप दी, और अब तुम मुझे इस बीच मझधार में छोड़ना चाह रहे हो। मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। तुम तो उस बेवफा भंवरे की तरह निकले जो कली का रस पीकर उड़ जाता है। अरुणा की आंखों में आंसू देखते ही राम प्रसाद का दिल पिघल जाता है और अपने सच्चे इश्क के वादे करने लगता है। उसका पहले से ज़्यादा ख्याल भी रखने लगता है। अरुणा उससे और ज़्यादा उगाही करने लगती है, मतलब वसूलने लगती पैसे। दूसरी नाव की सवारी ऐसी हो गई कि राम प्रसाद उसे छोड़ भी नहीं पा रहा था। पहली नाव में तो वह सवार पहले से ही था, उसे तो वह छोड़ ही नहीं सकता था। राम प्रसाद अरुणा के फेंके दाव में ऐसा फंसा कि उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। अरुणा नागिन की तरह उसके दिलो दिमाग को अब जकड़ती जा रही थी। वह राम प्रसाद को बार बार यही जताती कि वह उसके लिए उसकी बीवी से कम नहीं है, इसलिए राम प्रसाद की आमदनी में उसका बराबर का हिस्सा भी बनता है। यदि वह इसे नहीं देता तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ऐसा होने पर वह हंगामा करेगी और राम प्रसाद के बीवी बच्चों को सब बात बता देगी और उसकी पोल खोल देगी। अरुणा राम प्रसाद के लिए गले में फंसी ऐसी हड्डी बन गई थी जो न निकलने बनती थी और ना ही उगलते। उधर देवयानी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि राम प्रसाद को क्या होता जा रहा है। अचानक वह हर समय परेशान क्यों रहता है, परिवार से भी कटा कटा क्यों रहता है। अचानक एक दिन देवयानी ने उससे पूछ ही लिया, क्यों जी, क्या बात है? आप मुझे परेशान से दिखाई पड़ते हो, कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं देवयानी, नहीं कोई बात नहीं हुई, ऐसे ही बस कभी कभार मूड ऐसा ही हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जी, कोई बात तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। आपका मूड तो रोज़ ही ख़राब सा रहता है। चलो चलो किसी डॉक्टर को दिखाएं। नहीं देवयानी, ऐसा कुछ नहीं है। भला इसमें डॉक्टर क्या करेगा? जाओ तुम, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। यह कहकर राम प्रसाद ने चादर ओढ़ ली और वह सो गया। देवयानी को लगा कि कोई बात तो है जो राम प्रसाद उससे छिपा रहा है। दाल में कुछ तो काला है।
गिफ्ट सेंटर की आमदनी भी अब कम होती जा रही थी पहले की अपेक्षा। कहीं उधारी में पैसा तो नहीं डूब गया, या फिर कहीं किसी औरत वौरत का चक्कर तो नहीं। नहीं नहीं, मेरा राम प्रसाद ऐसा नहीं। ऐसे ही कई सवाल देवयानी के मन में घुमड़ते रहते थे और वह परेशान हो जाती थी। वह इन सब के जवाब चाहती थी, इसलिए समय निकालकर एक दिन गिफ्ट सेंटर पर वह बैठने लगी। देवयानी के गिफ्ट सेंटर पर बैठने से राम प्रसाद और अरुणा को मिलने में परेशानी हो रही थी। फिर भी दोनों ने इस बात को मैनेज किया। अब राम प्रसाद देवयानी से कोई ना कोई बहाना बनाकर अरुणा से मिलने चला ही जाता था। पहले अरुणा उससे मिलने आया करती थी, लेकिन अब इसका एक फ़ायदा हुआ कि गिफ्ट सेंटर पर बैठने से देवयानी को दुकानदारी भी आ गई। हर संभव कोशिश करने पर भी देवयानी को राम प्रसाद की परेशानी का कारण समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसने सोचा, अलग ही कहानी हो गई लगता है। अरुणा की बेटी उषा एक दिन कॉलेज से अचानक घर आ गई। उसने घर से बाहर राम प्रसाद की मोटरसाइकिल खड़ी देखी। राम प्रसाद पहले भी उनके घर आया जाया करता था और इसलिए वह उसको पहचानती भी थी। वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो कुछ ना समझती हो। उसे पहले ही राम प्रसाद और अपनी माँ के संबंधों पर शक था। उन्हें आज रंगे हाथ पकड़ने का उषा को मौका भी मिल गया था। उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की एक युक्ति सोची। उसने अपने घर की डोरबेल नहीं बजाई, बल्कि चुपचाप पड़ोसी के घर से अपने घर में दाखिल हो गई। उस समय तक वह दोनों अपना काम निपटा कर फारिग हो चुके थे। उषा को सामने देखकर दोनों चौंक गए। चोर की दाढ़ी में तिनका। उषा को देखते ही राम प्रसाद वहाँ से भागा। उषा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उषा को धक्का देकर गेट की तरफ बहुत तेज भागा। उषा फर्श पर गिर पड़ी। उसे उठकर संभलने में लगभग 2 पल लगे। ये 2 पल राम प्रसाद के लिए बहुत काफ़ी थे वहाँ से भागने के लिए। वह गेट से बाहर आया और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उषा शिकार को हाथ से निकलते देख गुस्से में हाँफ रही थी। उसने अपने गुस्से को पहले तो अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर उस पर उतारा, लेकिन अभी भी उषा के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। वह पैदल ही झपटते हुए राम प्रसाद की दुकान की तरफ बढ़ चली थी। वहाँ से दुकान मात्र 500 मीटर की दूरी पर थी। राम प्रसाद हड़बड़ाता हुआ अपने गिफ्ट सेंटर पर पहुँचा था। उसकी ऐसी हालत देखकर देवयानी ने पूछा, अरे क्या हुआ? तुम अचानक यहाँ और इतने हाँफ क्यों रहे हो? राम प्रसाद को एकदम से कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, एक्सीडेंट देवयानी, एक्सीडेंट। मैं बाल बचा। पानी लाओ मुझे। देवयानी ने फुर्ती से पानी की बोतल उठाकर राम प्रसाद को दे दी। राम प्रसाद अभी बोतल से पानी पी ही रहा था, तभी उसकी नज़र गुस्से से लाल पीली और तेज़ी से झपटती आ रही उषा पर पड़ी। उषा को देखकर वह लगभग चीख पड़ा, देवयानी, एक्सीडेंट देवयानी। भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। उसे लगा कि राम प्रसाद अभी भी एक्सीडेंट से बचकर आ रहा है, इसलिए उसके दिमाग में एक्सीडेंट का फितूर अभी भी घुसा हुआ है। राम प्रसाद की हालत तो ऐसे हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं, बिल्कुल बेजान सा। उषा ने आते ही राम प्रसाद की खोपड़ी पर तड़ातड़ चप्पलों की बारिश शुरू कर दी थी। वह चप्पल बरसा रही थी और जवानी आग उगल रही थी। हरामजादे,
मैं उतारूंगी तेरे बुढ़ापे का इश्क। बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे ऊपर, बहुत आग उठ रही है ना तेरे बुढ़ापे में हरामखोर। उषा उस पर यह कहते हुए तब तक चप्पलें बरसाती रही जब तक देवयानी और पास पड़ोस के दुकानदारों ने उस पर काबू नहीं कर लिया। राम प्रसाद चुपचाप चप्पलें खाकर निढाल होकर काउंटर के पीछे गश खाकर गिर गया। उषा समुद्र के ज्वार की तरह आई थी और तबाही मचाकर भाटे की तरह यह कहती हुई चली गई, हरामजादे घर की तरफ फटक मत जाना दोबारा, नहीं तो खून पी जाऊंगी, खून तेरा, समझ में आया। उषा को कुछ लोग पहचानते थे, कुछ को राम प्रसाद और अरुणा के संबंध की भनक भी थी। अब उसके आखिरी शब्दों ने सब कुछ खोलकर रख दिया था, छिपाने को कुछ भी नहीं बचा था। आपस में कुसुर फुसुर शुरू हो गई तो सब लोग जान गए। राम प्रसाद की ऐसी घनघोर बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। यह जलालत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वह बाहर वालों को तो छोड़िए, अपनी पत्नी और बच्चों को भी अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। सुबह सुबह उसकी लाश को पुलिस वाले पंखे से लटके फंदे से नीचे उतार रहे थे। उसने आत्महत्या जो कर ली थी। जब उसकी लाश बिजनौर जिला के अस्पताल को पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही थी तो उसके बच्चे पापा पापा कर कर दहाड़े मारकर रो रहे थे, लेकिन देवयानी की आंखें अभी भी शुष्क हो चुकी थीं। कुछ दिनों बाद दुनिया वैसी की वैसी हो गई। फ़र्क बस इतना था, सलोनी गिफ्ट सेंटर के काउंटर पर राम प्रसाद की जगह देवयानी बैठती थी। सच ही तो है, किसी के आने जाने से इस दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।